नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जोशी डीडी हिमाचल के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच सुदेश कुमार मोक्टा जी आए हैं। ये हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। आज हमने इनको आमंत्रित किया है क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं रखी गई हैं, कौन कौन सी आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है, इसके लिए मोक्टा जी को बुलाया गया। मोक्टा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जोशी साहब, मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आज आ सका हूं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो भी जानकारी विभाग की ओर से देने के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको दूंगा जनाब। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं शामिल की गई हैं फॉर्मली। हाँ जी, अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार की होती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें जी, तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आपका लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, और आपका क्या कहते हैं विंटर्स में स्नो के कारण जो डैमेजेस होते हैं, फिर आपकी लाइटनिंग है, और इस प्रकार की कई और घटनाएं जैसे ग्लॉफ है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है जी, और भी कई प्रकार की आपदाएं हैं। तो इनको प्राकृतिक आपदाओं में सम्मिलित किया गया है। अगर प्राकृतिक आपदाओं में देखें तो भूकंप भी है, लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो प्राकृतिक आपदाएं दो प्रकार की अगर देश के नज़रिए से देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाइड की गई है। एक तो सेंटर जो सभी स्टेट्स के लिए नोटिफाइड की गई है, सेंटर स्पेसिफिक जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको नोटिफाई किया गया है। बाकी जो स्टेट्स है, स्टेट्स के भी कुछ स्पेसिफिक डिजास्टर्स होते हैं, उनको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स कहते हैं, नेचुरल आपदाएं कहते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक्सीडेंट्स जो हैं, हाँ जी, उसको हमने स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल डिजास्टर्स माना है। जैसे मधुमक्खियों के काटने को भी माना है, सांप के काटने को माना है, और इवन जो आपके ड्राउनिंग जो नदी में डूब जाते हैं एक्सीडेंटली, उसको माना है। इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें तो लगभग 20-25 जो हमारे जो डिजास्टर्स है वो सेंटर स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक नोटिफाइड किए गए हैं, जिसको कि हम रिलीफ नॉर्म में जो आपदा प्रबंधन राशि है वो भी उनको दे सकते हैं। जी। तो आपने बताया कि एक केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफाइड हैं आपदाएं और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से करा गया है जिसमें एक्सीडेंट्स वगैरह भी आते हैं। जी, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी आपदाओं से आपको दो चार होना पड़ता है और आप इनको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ जी। हिमाचल में जो मुख्य रूप से आपको दो चार होना पड़ता है। अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल स्पेसिफिक जो हमने कहा कि अगर टोटल 30+ जो हमारी हाई पावर कमेटी ने डिजास्टर नोटिफाई किए, तो लगभग 25 एक हिमाचल प्रदेश में यानी कि पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के डिजास्टर। अगर हिमाचल प्रदेश की वल्नरेबिलिटी देखें तो हिमाचल प्रदेश एक प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है जी, हमारा, लगभग 90 से 95% क्षेत्र जो है पहाड़ी है। हाँ जी, दूसरा, भूकंप के क्षेत्र में भी हमारा काफ़ी सेंसिटिव है। अगर हम देखें तो जैसे कांगड़ा, चंबा, मंडी, इवन आपका बिलासपुर, कुल्लू के कुछ एक भाग ये जोन 5 में आते हैं जी। और जैसे 1905 में भी एक डिजास्टर हुआ था जिसमें कि काफ़ी कांगड़ा में बहुत बड़ा उछाल आया था। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और इस प्रकार से तो अर्थक्वेक की सेंसिटिविटी इन जो में ज़्यादा है। बाकी जोन 4 पे आता है, बाकी इवन शिमला जो है जोन 4 में आता है। मतलब हिमाचल जो है जहाँ सिस्मिक जोन 5 या 4 में आता है बहुत सेंसिटिव है, आपका कहना है? हाँ बिल्कुल जी, हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जी। और जोन 5 यानी कि लगभग 50 to 60% एरिया जोन 5 है और 40-50% जो जोन 4 है जी। तो अर्थक्वेक काफ़ी यानी खतरा हमारे रहता है। फिर हमारे सीजनल हमारे को लॉसेस बहुत होते हैं। हाँ जी। अगर हम देखें तो जैसे आपका विंटर्स में स्नोफॉल के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, एवलांच के कारण, इसके कारण हमें लॉस बहुत होता है। अगर हम उससे आगे देखें तो एक क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ एक चेंजेस हुए हैं जिसके कारण आजकल ड्राउट की समस्या आ रही है। जैसे मार्च अप्रैल में ड्राउट की स्थिति होती है जिसके कारण फसलों को नुकसान होता है। फिर सडनली हम देखें कि पिछले 2-3 सालों से अप्रैल मई में हेल स्टॉर्म्स जो ओले हैं उसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। मॉनसून पीरियड हमारा बहुत ही डेंजरस या बहुत ही नुकसानदायी रहता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 1151 करोड़ रुपए नुकसान वहाँ पर हुआ था। अच्छा। और अगर हम इस साल की बात करें तो अभी 29 जून से ये मानसून पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 1-1.5 महीने के करीब हुआ है, तो लगभग 640 करोड़ नुकसान अभी तक हमें हो चुका है। आर्थिक रूप से तो नुकसान होता ही है, कई बहुमूल्य जाने भी चली जाती है जनाब जी। जैसे अगर इस बार की बात करें तो 178 जो जाने हैं अभी तक जा चुकी है 29 जून के बाद। लास्ट मानसून ईयर देखें तो लगभग 478 के करीब या फिर लगभग 450 जो जाने कीमती गई थी। तो ये देखें तो ये जो हमारे पीरियोडिक सीजनली लॉसेस की प्रोफाइल है
जी। तो मेजरली हमारा जो इसका अर्थक्वेक सेंसिटिविटी है, हाँ जी, लैंडस्लाइड सेंसिटिविटी बहुत है, फ्लैश फ्लड्स का फिनोमिना ज़्यादातर रहता है जी। फिर हमारे रोड एक्सीडेंट्स में बहुत डेथ्स होती है, लगभग जी। 1200 के करीब जो जाने हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में जाती है। क्लाउड बर्स्ट भी मेरे ख्याल से क्लाउड एक बर्स्ट है, बहुत बड़ा समस्या पैदा बिल्कुल करता है। जनाब, क्लाउड बर्स्ट भी हमारा काफ़ी सेंसिटिविटी है, ग्लेशियर। तो एक प्रकार से हिमाचल के अगर टोपोग्राफी वाइज देखें तो बहुत ही सेंसिटिव है डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि 2-3 फैक्टर और चल जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज जो फिनोमिना है और वेरिएशन है, उसके कारण जो डिजास्टर प्रोफाइल है हिमाचल की वो काफ़ी सेंसिटिव है जी। कुछ एक सालों में हम पिछला देखें तो कुछ एक ऐसी घटनाएं हो रही कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर जो है उसके जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रही है जी। तो ये बहुत ही चिंतनीय बात है। तो हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल हम देखें तो लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का हर साल लगभग नुकसान होता है। और जो जानों के हिसाब से देखें तो लगभग काफ़ी जो बहुमूल्य जाने हैं वो हम लॉस करते हैं। 1200 तो लगभग एक्सीडेंट्स के कारण ही हो जाते हैं। जी। लगभग मेरे को लगता है 2000 जो जाने हैं वो भी हम विभिन्न प्रकार की आपदाओं में खोते हैं। मोक्टा जी, आपदाएं दो तरह की हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा है जिसपे मानव का, मनुष्य का कोई जोर नहीं है, कुदरत की तरफ से वो आती हैं। एक मैन मेड भी हैं, जैसे अभी आपने सड़क दुर्घटनाओं की बात करी, जो एक्सीडेंट्स है वो उसमें कहीं ना कहीं मानवीय भूल भी होती है, कहीं जगह ब्लैक स्पॉट्स भी हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आप कैसे टैकल करते हैं। अगर कोई हो जाता है वो तो है ही, लेकिन हो ही ना, ऐसे लोग क्या एहतियात बरतें, शराब बिना पिए गाड़ी चलाएं, या कुछ और जो भी आप चाहें, लोगों को इसमें जागरूक करिए कि कम से कम दुर्घटनाएं हों या ना हों। इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आपने बताई, 1200 लोग कम नहीं होते। परिवार, जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उस परिवार को पता है कि वो कैसे अपना जीवन यापन करता है। तो कैसे बचें, ये थोड़ा सा दर्शकों को अवगत कराइए। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि 1200 तो एक्सपायर होते हैं जी लगभग, जबकि 5-6 हज़ार लोग हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं ना बेचारे, बहुत ज़्यादा। जी। तो अब जैसे आपने ओवरऑल कहा कि डिजास्टर कई प्रकार के, प्राकृतिक है कि मैन मेड भी है जी। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो जो नेचुरल डिजास्टर एक तो जियोलॉजिकल कारण होता है, बिल्कुल। एक आपका क्या बोलते हैं जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसके कारण है, मेट्रोलॉजिक के कारण है जी। अगर हम मैन मेड देखें तो एक तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं जी। फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं। हाँ जी। फिर एक जो आपके जो मैन मेड हैजर्ड्स हम कहेंगे बिल्कुल। कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स है या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स है, हाँ उस तरह से है। तो अगर स्पेसिफिकली रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश राज्य, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर 2011 के हिसाब से 68 लाख के करीब पॉपुलेशन थी जी। अगर हम 2021 का देखें तो लगभग 70-72 लाख हमारी पॉपुलेशन होगी जी। लेकिन अगर हम डेथ देखें 1200 डेथ हो रही है और जो इंजर्ड हो रहे हैं उसमें भी 500-600 बाद में बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं लेटर स्टेजेस पे। तो इन इंडिया ये जो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो पर कैपिटा जो परसेंटेज जो रोड एक्सीडेंट का जो हमारी जो लॉसेज है हाँ जी। वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका कारण एक तो ये है कि सड़कें हमारी काफ़ी टफ रहती है और दूसरा ये पहाड़ी राज्य होने के कारण घुमावदार सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, सड़कें वो है। और जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है सभी सड़कों को हम उतना सेफ भी नहीं बना पाए हैं। फिर दूसरा जो देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं नेग्लिजेंसीज के कारण जाते हैं, जैसे अपनी गाड़ी को टाइम पे चेक नहीं कर रहे हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना भी देखने में आया गया है, या फिर जैसे कुछ एक घटनाएं भी हुई, जैसे कुल्लू में भी एक घटना सामने आई थी कि लैंडस्लाइड है, फिर ड्राइवर जो है रिस्क लेके वहाँ से आपके क्या बोलते हैं गाड़ी चला रहे हैं और वो स्लिप करके वो और की जान भी जा रही है, खुद भी वो अपने आप को संकट ले रहे हैं। तो जो हिमाचल में अगर देखा जाए तो जो गाड़ी चलाने का जो रवैया है और तरीका है वो काफ़ी सेफ होना चाहिए। ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए क्योंकि तीखे मोड़ होते हैं, शराब पी के नहीं करना चाहिए और बड़ा सेफली चलाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक नेग्लिजेंसीज अगर कम की जाए तो रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, रोडों की कंडीशन अच्छी हो तो कम हो सकते हैं, क्रैश बैरियर्स वगैरह क्या प्रावधान हो तो हो सकता है। इस बारे में हम विभिन्न माध्यमों से यानी कि पब्लिसिटी भी करते हैं और जो सीजनल जो आपका रहता है, चाहे स्नो सीज़न है चाहे आपका क्या बोलते हैं मानसून सीज़न है, उसमें पहले ही एडवाइजरी जारी की जाती है। प्री मानसून मीटिंग्स होती है, प्री विंटर मीटिंग्स होती है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब है अपने ज़िले में वो सभी को एडवाइजरी घोषित करते हैं, तो काफ़ी उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन कुछ एक घटनाएं हो ही जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बचाव में ही बचाव है। अगर मानवीय भूल कम से कम करी जाए, लापरवाही ना बरती जाए, शराब पी के गाड़ी ना चलाई जाए, तो एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाएं बहुत कम हो सकती हैं। लेकिन
एक और चीज़ है कि ये बताइए कि आप इस जो एक्सीडेंट हो जाता है, एक स्ट्रक्चर क्या है आपके आपदा प्रबंधन का, एक प्रारूप क्या है, कैसे निपटते हैं आप, कैसा एक ढांचा बना रखा है आपने? चलो मैं ओवरऑल आपको यानी जो आपदा प्रबंधन है, क्योंकि ये पूरे देश के हिसाब से चलता है, फिर राज्यों में भी है। सबसे पहले 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, हाँ जी, वो कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है। उसके आधार पर ही पूरे इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। फिर सभी स्टेट्स ने अपने अपने रूल्स बनाए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश ने 2011 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई किया है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देश जो भारत स्तर पर सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जी। उसके चेयरमैन हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब होते हैं जी। और उनको असिस्ट करने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जी। वो असिस्ट करती है। वो डायरेक्शंस फिर उसके बाद स्टेट्स को आती है। अगर स्टेट लेवल पे देखें तो सबसे बड़ी अथॉरिटी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA है। उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री साहब होते हैं जी। फिर उसके बाद उसको असिस्ट करने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जी। उसमें जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं जी। उनको असिस्ट करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू होते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जिसका मैं डायरेक्टर हूँ वो हम उनको असिस्ट करते हैं। स्टेट लेवल पे ही बॉडी रहती है। बिल्कुल। फिर स्टेट के नीचे जाते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसको DDMA कहते हैं। उसमें DCs जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर वो उसके चेयरमैन होते हैं। उसमें SP होते हैं, PWD, IPH और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनकी कमेटी होती है एक। तो ओवरऑल वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ी अथॉरिटी है यानी डिसीजन लेने की। स्टेट लेवल पे SDMA सबसे बड़ी अथॉरिटी है और नेशनल लेवल पे NDMA सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और इनको असिस्ट करने के लिए फिर स्टेट लेवल पे आप स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं जिसमें हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं जिसका टोल फ्री नंबर भी है 1077 1070। तो ओवरऑल से ये स्ट्रक्चर है NDMA, SDMA, DDMA। ये इसी प्रकार से और ये एक्ट के थ्रू जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू कार्य करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल और उपयोगी एक्ट होता है। इवन जो पूरा कोविड मैनेजमेंट है जिसमें पूरा इस पे मैं आगे सवाल पूछने ही वाला था, लॉकडाउन है वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ही चला था। बिल्कुल, जिसके बारे में कोविड के बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए। लेकिन एक बात है, कई बार कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जिसमें रिस्पांस टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जो जल्दी पहुंचना चाहिए पूरा ढांचा है कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे अभी हमारे स्टेट कैपिटल में भी एक बस दुर्घटना हुई थी तो शायद वहाँ उतनी जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो अब काम होता है तो कमियां भी होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? हाँ जी, ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है और खासकर पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश और हमारे दर्शक भी इससे जानना चाहेंगे तो इसलिए बिल्कुल जी। क्योंकि आपको जैसे पता है हिमाचल प्रदेश में जो रोड एक्सेसिबिलिटी है कनेक्टिविटी है वो हमेशा इशू रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी विकसित किया, काफ़ी अब रोड जगह जगह पहुंच गए। बहुत ही कम गांव होंगे जो कनेक्टेड नहीं रहे अब। लेकिन फिर भी जो आपके जो फैसिलिटीज़ है, अगर हम देखें SDM ऑफिस आपका एक जगह ही हो सकता है, हॉस्पिटल एक जगह ही हो सकते हैं, PWD, IPH और रिसोर्सेज है उसको पहाड़ों में मोबिलाइज करना हमेशा चैलेंज रहता है। तो ओवरऑल इसके लिए अगर हम देखें तो हाँ, आपने ये कहा कि जो रिस्पांस टाइम है वो हमेशा ये, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है उसमें डिप्टी कमिश्नर और SDMs इंफॉर्मेशन आजकल एकदम हो जाता है क्योंकि आपका आजकल मोबाइल सबके पास है, कनेक्टिविटी अच्छी है, इवन हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन्स भी काफ़ी है, पुलिस, तो एकदम इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। लेकिन उसके लिए जो रिस्पांस करना है उसके लिए वहाँ पर पहुँचने में थोड़ी समस्या आती है। कई बार जो आपके इक्विपमेंट है वो एक जगह ना होकर क्रिटिकल इक्विपमेंट कहीं और जगह है या फिर सेंट्रली लोकेटेड नहीं है। तो और हमेशा जब भी कभी गंभीर घटना घटती है तो नेचुरल है जो वहाँ पर पब्लिक होगी, जनता होगी, वो सोचेगी कि ये चीज़ अगर यहाँ पर होती, ये लोग अगर यहाँ पर होते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। और इसमें हमेशा डिले रहेगा। हम उस डिले को कम कैसे कर सकते हैं वो हमारी कोशिश रहती है और इसके लिए हम कार्य करते रहते हैं। जैसे हम 2-3 चीज़ें बता सकते हैं आपको। जैसे एक तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने चाहा है और कोशिश कर रहे हैं देश लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, जैसे वॉलंटियर्स हम ट्रेन करें। अच्छा, जैसे आपके हर जगह पर हर गांव में वॉलंटियर्स हो। तो सेंटर की आपदा मित्र स्कीम चली है, उसके तहत हम लगभग 1500 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और स्टेट की अपनी वॉलंटियर स्कीम है जिसमें कि लगभग हमने 48,000 वॉलंटियर्स को ट्रेन करना है और उसमें से हमने 8-9 हज़ार ट्रेन भी कर दिए हैं। और तीसरा ही हमने एक AFD का प्रोजेक्ट किया है जिसमें हम चाह रहे हैं कि पंचायतों को ही उनको एक इक्विपमेंट भी दे डिजास्टर स्पेसिफिक कि किस पंचायत में किस प्रकार के डिजास्टर होते हैं और
किस प्रकार से ओवरऑल ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा मकसद ये रहेगा कि कम्युनिटी जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जी उनके पास मिनिमम रिसोर्सेज पहुंच जाए, जी मिनिमम ट्रेनिंग हो कि वो इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन कर सके, बिल्कुल। जब तक कि सेकंड स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जी सेकंड चीज़ हम कर रहे हैं कि हमने एक जो AFD का जो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें जो अभी EOCs जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमने कहा अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, अब हम सब डिवीजन लेवल जो SDMs है हमारे लगभग 74-75 SDMs है, वहाँ तक हम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोलेंगे, उनको इक्विप करेंगे। और जो हमारे जैसे जो क्रिटिकल हमारे जो इक्विपमेंट रहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग फंड होता है, जी स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड होता है, उसके माध्यम से जो क्रिटिकल जो चीज़ें अभी ये मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसको हम SDM लेवल तक पहुंचाया जाए ताकि वो जो टाइम जोन है वो कम हो सके। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके साथ ही हम एक चीज़ जो और कर रहे हैं, जो आपके क्या बोलते जो हमारे क्या बोलते इन्वेंट्रीज हैं, हाँ जी उसको हमने एक प्रकार से जो ऑनलाइन माध्यम से पूरा रिसोर्स मोबिलाइज किया होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। जी तो ओवरऑल हम लगे हैं, लेकिन ये टाइम है हो सकता है पहले 8 घंटे होता हो या अभी 2 घंटे पहुँचाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये और कम हो, इसके लिए हम मतलब आप लेटेस्ट जो मशीन्स हैं जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रबंध कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि यहाँ क्योंकि मानसून में ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड होता है, क्लाउड स्पर्ट होता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, विंटर में स्नोफॉल के कारण जब बर्फ़ जम जाती है व्हीकल्स कई बार स्लिप हो जाते हैं, या इवन पैदल चलने वाले लोग भी, कुछ साल पहले यहाँ शिमला में ही हुआ था कि पैदल चल के कुछ लोग गिर के सिर पे चोट लगी और डेथ हो गई, कोई इंजर्ड हो जाते हैं। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी है शायद आपके विभाग के पास स्नो कटर मशीन्स भी नहीं हैं, क्या उनको आप लेने का कुछ अपने पास रखने का प्रबंध कर रहे हैं ताकि कम से कम अपर हिमाचल जो है वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मशीन तो शायद होनी चाहिए, आप इस बारे में? हाँ जी, जैसे ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बार से गाइड, सुपरवाइज, ऑपरेट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कार्य करता है। जो इन्वेंट्रीज होती है वो रिस्पेक्टिवली हम मोबिलाइज करते हैं, हम अपने पास ही मैक्सिमम नहीं रखेंगे। जैसे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आपको सभी इक्विपमेंट वगैरह नहीं मिलेंगे, मशीनें नहीं मिलेंगी, कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे PWD जैसे स्नो ब्लोअर्स है, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो स्नो कटर्स जो स्नो ब्लोअर्स वो PWD डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, IPH की अलग जिम्मेदारी है, फिर SDRF हमारे पास है, NDRF हमारे पास है, उसकी अलग जिम्मेदारी है। तो लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्नो ब्लोअर की बात करें, ये लास्ट ईयर बात उठी थी, तो इसको जो एक हमारा फंड होता है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, उसके माध्यम से हमने PWD को यानी कि फंडिंग दी थी। फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंट बेस पे 2 स्नो ब्लोअर्स लेने के लिए लास्ट अक्टूबर 2021 में हमने उनको फंड्स दिए हैं। तो अब उसका स्टेटस पता करते हैं, शायद वो उसको परचेज करने की प्रक्रिया में है। तो आई थिंक शिमला और एक और जगह के लिए 2 स्नो ब्लोअर्स के लिए हमने फंडिंग की है। और इस प्रकार से जितने भी प्रपोजल अगर मान लो उनके आते हैं तो उसके लिए अभी हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है जी। तो हम उनसे टेकअप करेंगे PWD डिपार्टमेंट से कि वो जो सेंसिटिव लोकेशंस उनकी है वहाँ के लिए सब करें, और जो पिछले पैसे दिए हैं उसका भी वो क्या बोलते हैं उससे वो खरीद दे। मतलब स्नो कटर मशीन या स्नो ब्लोअर्स लेने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छी बात है ये, क्योंकि धीरे धीरे जो है इक्विपमेंट्स आने जरूरी हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं को या दूसरे भी मैनमेड आपदाओं को जल्द से जल्द निपटा जा सके। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कई बार रिमोट एरिया, हिमाचल दूर भी बहुत से एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ एकदम जल्दी पहुँच पाना सड़क के माध्यम से कई बार मुश्किल हो जाता है। तो क्या वहाँ जो इंजर्ड लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करने का भी आपका कोई प्रबंध है, कोई एयर एम्बुलेंस वगैरह का भी आपकी तरफ से इंतज़ाम है? हाँ, इसमें मैं आपको कहता हूँ, जैसे ये कई बार हम करते भी हैं और इसके लिए हम तैयार भी रहते हैं जी। तो हमारे पास यानी कि जब जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो कोऑर्डिनेट हो रहा है डिज़ास्टर जी, मान लो उनको फिर एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मान लो फिर DC साहब हमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है हमें रिक्विजिट करते थे पहले, लेकिन हमने डिप्टी कमिश्नर को भी एम्पावर कर दिया है जी। तो हमारे पास 2-3 चीज़ें रहती है। एक तो हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन है सरसावा, ये उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर हमारा बड़ा अच्छा लाइजन रहता है जी। तो वहाँ से हम क्या बोलते हैं जो एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जी, उनको मेडिकल रेस्क्यू के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए वो एकदम मोबिलाइज हो जाते हैं। अगर हम आज अभी उनको मोबिलाइज करें, क्योंकि हमारी प्रक्रिया बन गई है जी, और ट्रस्ट भी एक दूसरे के साथ है, तो वो विद इन आवर वो स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो ये, दूसरा हमारे पास GAD का हेलीकॉप्टर होता है जी, जो हमारा जो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, तो वो भी हम मोबिलाइज कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारे जैसे कुछ एक प्राइवेट है, जैसे हमारे यहाँ पर मनाली में एक प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर्स हैं हाँ जी, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर ऐसे कुछ एक केसेस पास में आए तो ज़्यादातर हम एयरफोर्स के थ्रू हमने
जी। वो क्या, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं उस चीज़ों में। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी हम कर रहे हैं और इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल पॉलिसी वो डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा ही नोटिफाई की गई है। जी। और इनका जो SOP और गाइडलाइंस है वो हमने सरसावा से भी लिया है, तो हम बिल्कुल लाइजन में हैं इसमें। जी बिल्कुल। कहने का मतलब कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी लोगों को रेस्क्यू करते हैं, जैसे शायद पीछे कुछ साल पहले आपने लाहौल स्पीति वगैरह में जब बादल फटे थे तो वहाँ से आपने करा। 2018-19 में हुआ था मेरे जी, मतलब हर तरह से आप तैयार रहते हैं किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए। बिल्कुल। लास्ट ईयर भी 3-4 ऑपरेशन हमने किए हेलीकॉप्टर। जी जी। इवन फॉरेस्ट फायर के लिए भी हम हेलीकॉप्टर बैम्बी बकेट ऑपरेशन था उसके लिए जी, शायद सोलन जिले में जो हुआ था वो आपने सोलन में, फिर एक तारा देवी में हम ट्रायल किया था, लेकिन तारा देवी का जो डिस्टेंस जो कोल डैम से था वो थोड़ा डिस्टेंस था जो तत्ता पानी से। जी जी। तो इसके लिए रिजर्वायर साथ में हो 5-10 मिनट में तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, एक आपने बताया कि एक तो केंद्र सरकार की तरफ से जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक वो नोटिफाई किए गए हैं क्या क्या आपदाएं हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किए गए जिसमें आपने बताया कि मधुमक्खी से डंक लगने के कारण अगर मौत होती है तो वो भी है, वो रिसेंटली ऐड की है। एक तो ये बताइए कि इसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या यहाँ हिमाचल में ज़्यादा ही ऐसे इंसिडेंट होते हैं? और दूसरा, अगर किसी की भी आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है जो इसमें नोटिफाइड है, तो अब जो चला गया सदस्य वो तो वापस आने से रहा, क्या उसके परिवार को कोई आर्थिक मदद भी दी जाती है, और दी जाती है तो कितनी? हाँ जी, और क्या प्रक्रिया? हाँ, चलो इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि ये भी हम ही देखते हैं जी। तो ये जो डिजास्टर का होता है इसमें फंड्स आते हैं जी। तो फंड्स ये हिमाचल प्रदेश और सभी स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाते हैं जी। इसमें 2 कैटेगरीज होती है। एक जो हार्ड स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश है, हाँ जी, 90:10 पे देते हैं, 90% ग्रांट स्पेशल कैटेगरी में हिमाचल को रखा है, और 10% जी ने बिल्कुल स्टेट का होता है जी बिल्कुल। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको 75 और 25% के साथ मिलता है जी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके माध्यम से हमारे को फंड सभी स्टेट्स को जाता है जी जी। इसका पूरा बजटरी प्रोविजन था। 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके आधार पे ये फंडिंग जो है पहले से 5 साल की, जैसे अभी 21-22 से 25-26 के लिए डिसाइडेड है जी, ऑलरेडी आपके पास फंड्स हैं। तो मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मतलब वो कैसे अप्लाई करे, कैसे एक आम दर्शक के लिए अगर किसी की होती है तो उनके परिवार वाले कैसे? बस मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, पहले मैं मोटा फंडिंग का उपटा जी। तो ये जैसे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है इसलिए मैंने कहा कि हमें हाँ जी चलो, तो ये जो हमारा जैसे पूरे साल में हिमाचल में इस बार 476 करोड़ रुपए जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो आता है जी। बाकी जैसे आपने कहा कि किसी की मृत्यु आती है तो उसमें नॉर्म जो है सेंटर द्वारा फिक्स किए 2015 की गाइडलाइन उसके साथ किए गए हैं। तो इसमें जो आपका जो नॉर्म में जैसे एक व्यक्ति जो एक्सपायर होता है उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपदा के तहत कोई आता है तो उसमें 4 लाख रुपए। हाँ जी, जो नेशनल डिजास्टर है उनको भी और स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर उनको भी। लेकिन स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के 10% तक का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है, बाकी स्टेट को खुद करना पड़ता है। अच्छा, स्टेट वाले? हाँ जी, ठीक है जी। अगर जैसे मान लो एक्सीडेंट है, बिल्कुल एक्सीडेंट 90% स्टेट हिमाचल सरकार करेगी, 10% केंद्र सरकार, क्योंकि ये स्टेट ने नोटिफाई कराया। हाँ बिल्कुल जी। तो 10% से ऊपर जाएगा तो वो यानी कि कहीं और से हमारे को चलिए मतलब कहीं भी है कि वो लोगों को जो है जो प्रभावित होगा उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्वतः मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा? इसमें बताता हूँ, इसमें क्या होता है जो हमारे चैनल में पटवारी कानून गो जी, तो वहाँ पर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो वो केस चलाते हैं। और एक अच्छी चीज़ हमने की है, हमने IT डिपार्टमेंट को भी 7 लाख रुपए दिए हैं जी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं अब जी जी, कि वो ऑनलाइन ही, चाहे मकान किसी का डैमेज हुआ है, चाहे किसी की मृत्यु हुई है, चाहे किसी की गाय की मृत्यु हुई है, और मान लो कोई एग्रीकल्चर लॉस है वो है, तो इसका ऑनलाइन हमने वो भी बना दिया है। तो ये नेचुरल सालों से प्रक्रिया चली है जी बिल्कुल। या मिल जाते हैं फौरी राहत, हम 10-15 हज़ार रुपए दे देते हैं जी, बाकी 4 लाख रुपए भी एक। अच्छा, ये तो हो गया अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है या इंजर्ड होता है तो उसको। अगर किसी का घर लैंडस्लाइड में, क्राउडबर्स्ट में, फ्लैश फ्लड में या किसी भी कारण से ढह गया या डैमेज हो गया तो उसको क्या मदद आपकी विभाग से करी जाती है, क्योंकि उसकी जमा पूंजी सारी लगाई होती है लोगों ने मकान के लिए? घर के लिए जो नॉर्म्स है सेंटर के, अभी क्योंकि ये पूरी भरपाई तो नहीं कर सकते, ये सिर्फ रिलीफ है कि उसको सांत्वना है उस टाइम दुख के समय में। तो एक घर अगर डैमेज हो पहाड़ी इलाके में तो 1,01,000 रुपए देते हैं। फिर उनको बर्तन और उसके 15,000 रुपए देते हैं। अगर साथ में गौशाला है तो 10,000, लगभग 1,26,000-27,000 मिल जाता है। साथ में कुछ एक जैसे रिलीफ, अगर रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, मान लो कहीं उनको ठहराना है, कोई और चाहिए, उसका मदद कर लेते हैं। और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाद में जो TD की लकड़ी वगैरह है वो कोशिश करते हैं। मतलब कहने का कि आपकी तरफ से इस तरीके की मदद करी जाती है कि एकदम कोई मुश्किल आ गए तो उसमें थोड़ा संभल जाएं, लेकिन शायद लोगों को, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, आपदाएं आती रहती हैं, शायद उनको अपने मकान वगैरह की, अपनी संपत्ति की इंश्योरेंस भी करवा लेनी चाहिए ताकि कहीं आपदा इस तरीके की आए, सरकार की मदद के साथ साथ थोड़ा उनको इंश्योरेंस भी मिल सके दोबारा खड़े होने के लिए।
ये है, ये चलन अभी गांव में नहीं है, शहरों में तो लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्डिंग का अगर वो इंश्योरेंस करे तो ऐसी आपात में काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। बाकी ये मैं कहना चाहूँगा, हाँ, क्योंकि घर कोई भी आजकल बनाता है 30-35 लाख से कम, तो अगर मान लो ठीक जैसे घर बनाता नहीं बनेगा, 1-1.5 लाख उसके लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो नॉर्म भी अभी 2015 के, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि अब इसको रिवाइज किया जाए। हम चाहते हैं कि लगभग 3-4 गुना बढ़ जाए। अभी आपने कोविड की बात करी थी, कोविड को बड़े अच्छे ढंग से पूरी देश में और हिमाचल में भी मैनेज करा गया, टैकल करा गया। आपके आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपके डिपार्टमेंट के अंदर आता था। तो आप मेरे ख्याल से जो कोविड में जिन लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हुई, उनको भी कोई आर्थिक सहायता उनके परिवारों को दी जा रही है, उसके बारे में बताइए। कितने लोगों को दे चुके हैं? अब 4000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है कोविड के कारण हिमाचल में ही हो चुकी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने टैकल करा, क्या क्या? जैसे कोविड-19 एक बहुत, जैसे कहते हैं पैंडेमिक, बहुत ही विचित्र एक अलग सी बीमारी आ गई थी। पूरे देश स्तर पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही उस पर कार्रवाई की है। तो उसमें क्या बोलते हैं, आपका जो कार्रवाई है उसमें अगर हम स्टेट की ओर से देखें तो विभिन्न तरह की कार्रवाई। अगर फंडिंग की बात जो आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, उसमें हम 2-3 प्रकार के, हमारे पास कोविड-19 फंड हमारे पास था, उसमें लगभग 146 करोड़ रुपए हमारे पास आया। और अगर हम उसकी बात करें देने की, तो 50,000 जो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पे, मतलब हर जो जिसकी कोविड के कारण मृत्यु हुई उसको 50,000 रुपये आपकी तरफ से दिया गया। मोक्टा जी, आपसे और भी बहुत जानकारी हमने लेने का मन था। आपदा प्रबंधन इतना विशाल फील्ड है कि बात जितनी मर्जी कर लो कम है, लेकिन हमें संकेत हो रहा है कि अभी समय हो चुका है। आप स्टूडियो में आए, हिमाचल डीडी के दर्शकों से आपने सारी जानकारी रूबरू करवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी।